बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट चेक करें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि हमारे पास है दो कंटेनर, एक कंटेनर में हमारे पास सॉल्यूशन है और दूसरे कंटेनर में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अब देखिए ये सॉल्यूशन वाला है, इसमें सॉल्यूशन है। स्टूडेंट चेक करें, अब इसको हमने सॉल्यूशन माना और इसको हमने सॉल्वेंट, यानी यहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं है। अगर हमने दरमियान में जो पार्टीशन की है, इस पार्टीशन के थ्रू अगर इसमें होल बड़े हो, बड़े बड़े होल हो, तो ऐसे में क्या होता है, सॉल्वेंट इधर आएगा, सॉल्यूट इधर जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट डिफ्यूजन कहते हैं कि दोनों साइड पे क्या हो, आना जाना हो मॉलिक्यूल का। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर आएंगे, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर आएंगे और सॉल्यूशन के सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर जाएंगे। तो ऐसे फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम यहां पर इस पार्टीशन को महसूस करें, किस तरह महसूस करें, यहां पर हम एक ऐसे मेम्ब्रेन के साथ इनको अपार्ट करें, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करें, मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करें। तो यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि यहां पर सॉल्वेंट यहां से आ सकता है पर सॉल्यूट का जाना मुश्किल होता है। यानी सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्वेंट को अलाउ करता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम घटेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क आनी चाहिए। फिर स्टूडेंट ये है कि हमारे पास ये भी आपका क्लियर हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर और जो ऑस्मोसिस है वो भी आपको आनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस सॉल्यूशन पे क्या लगा दूं, प्रेशर लगा दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे प्रेशर लगा दूं, यानी थोड़ा सा मैंने प्रेशर लगाया, वो प्रेशर पाई के बराबर हो। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, और एक प्रेशर है, एक्स्ट्रा अमाउंट में मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं इस कंटेनर पे, सॉल्यूशन वाले साइड पे अप्लाई कर रहा हूं। किस लिए अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए अप्लाई कर रहा हूं कि इस सॉल्वेंट की फ्लो को बंद कर सकूं, और इसी को बंद करने, इसको बंद करने का जो फैक्टर है, इसको ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्वेंट की फ्लो को, सॉल्वेंट की मूवमेंट को बंद करना बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, दैट वुड बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि द एक्स्ट्रा pressure applied on solution side to stop the movement of solvent from solvent side टू सॉल्यूशन साइड। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट का जो जाना होता है उसको बंद करना, उसको स्टॉप करना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ही हम कहते हैं।
ये ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा स्टूडेंट? ये ऑस्मोटिक प्रेशर तब ज्यादा होगा जब मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा हो। दोनों के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन है और दोनों को आप कंबाइन करें तो हमारे पास एम आर टी एक इक्वेशन बनेगा और आर जो है ये सोल्यूशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0.082 मोल एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। अब देखिए, अब अगर आप लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देखा हो आइडियल गैस, तो ये हुबहू उसी तरह इक्वेशन है, लेकिन ये हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, ये हम गैस पे अप्लाई करते हैं, ये दोनों में फर्क है। अब स्टूडेंट चेक करें इस मोलैरिटी को, अगर आप लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी। स्टूडेंट ये नंबर ऑफ मोल से आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, यानी पाई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट। मैं यहां पे वेट लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा, डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एम ऑफ यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वी इंटू आर इंटू टी। ऐसे आप एम भी निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने पिछली इक्वेशन से क्या निकाला था। यहां पे मोलैरिटी को मैंने थोड़ा सा क्या मोलैरिटी को एक्सपोज किया था। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिफाइन किया। अगर इस वी को यहां पे चेक करें, अगर इस वी को हम इस तरह लेके जाए, पाई इज इक्वल टू पाई वी कर दे, वी को इस तरह ले आए तो इज इक्वल टू एन आर टी, वही गैस वाला इक्वेशन। इस पाई की जगह आप पी लगा दो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यही गैस वाला इक्वेशन क्या बना, इन गैस वाला इक्वेशन ही बनता है। यहां पर स्टूडेंट चेक करना होगा कि आपने मॉलिक्यूलर मास को किस तरह निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास मैंने हर एक फैक्टर से हर एक उससे मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। स्टूडेंट एक और टॉपिक है, दैट इज हम बोलते हैं इसको रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अब चेक करिए स्टूडेंट, यही डायग्राम है, यही डायग्राम पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस का तरीका आजमाते हैं। अगर हम यहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें, यहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें, ये जो प्रेशर था ये पाई के बराबर था, ये जो प्रेशर है ये पाई से बात एक्सीड कर रही है। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में अगर हम पाई से प्रेशर को हम इंक्रीज करें, जब हम प्रेशर को पाई से इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्वेंट तो वैसे ही बंद हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट सोल्यूशन सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड पे आना ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन ये सोल्यूशन साइड से सॉल्वेंट का जाना ये स्टार्ट हो जाएगा। सोल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का जाना ये स्टार्ट हो जाएगा। जब भी प्रेशर दो कंटेनर पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, अगर आप प्रेशर ने अगर आपने पाई से ज्यादा प्रेशर उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो वहां पर फिर सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट जाएंगे किसकी तरफ? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट जाएंगे, और इससे हम प्योर सॉल्वेंट ही हासिल कर सकते हैं, यानी प्योर सॉल्वेंट ही हासिल कर सकते हैं। यानी इस प्रोसेस को हम प्योरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल, सैलिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग करना चाहे तो फिर आप रिवर्स ऑस्मोसिस को आजमाओ, इंशाल्लाह आपको क्या देगा, आपको प्योर चीजें क्या करेंगे, प्रोवाइड ही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट याद रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में या रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर में, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में और ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको फर्क आनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, हम एक और फैक्टर को, वान होप फैक्टर को चेक करते हैं जो कि हमारे बुक में नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा नोट कर लें। हमारे पास ये जो मैंने बताया कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी,
एक इक्वेशन ये था, इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट। एक था डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज के एफ इंटू मोलैलिटी, ये था। और तीसरा अभी हमने पढ़ा पाई इज इक्वल टू सी आर टी भी लिख सकते हैं, शायद मैंने वहां पे ना लिखा हो, सी आर टी भी लिख सकते हैं, यानी मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डेल पी बाई पी नॉट इंटू एक्स टू दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, लेकिन इन चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने जिक्र किसकी की है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की है। किसकी की है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। यानी यहां पे वो इलेक्ट्रोलाइट को हमने यूज किया है जो आयंस में ना कन्वर्ट होता हो, यानी जो आयंस में चेंज ना होता हो, उनके लिए हमने ये इसको अप्लाई किया है। वन होप फैक्टर जो है ये हम एक्चुअली चेक कर ले, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और ये हमारे पास बराबर है आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये भी नंबर ऑफ मोल्स पे की बात करता है। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब क्या है? एक मैं एग्जांपल लेता हूं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इनके साथ हम इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। ए में फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसको मैंने सोल्यूशन में डाला, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। अब यहां पे ये 1 मोल था, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? 2 मोल में। यानी इस आई फैक्टर में इसको डाल दो, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन देख स्टूडेंट, NaCl को डाला सॉल्यूशन में तो 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2, यानी आई फैक्टर 2 आ गया। बी के एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O इंटू OH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। 2 मोल एसिटिक एसिड लिए, इसको डाला पानी में, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें स्टूडेंट? ये कन्वर्ट होता है किसमें? ये कन्वर्ट होता है डाइमराइजेशन, इसमें आकर होता है। क्या आकर होता है? डाइमराइजेशन, यानी 1 मोल में, यानी 2 मोल मैंने लिया था, 2 मोल लिया था, ये कन्वर्ट हो गया 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट चेक करें इसको, अगर इस फॉर्मूले में हम ऐड करें तो इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या हुआ? एसोसिएट हुआ, ये तो एसोसिएशन के लिए है। अब देखें आफ्टर की बात है, यानी आफ्टर मींस 1, यानी नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, यानी आई फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। ये एक जगह पे इंक्रीज कर रहा है, दूसरी जगह पर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको शॉर्ट तरीका इसका बताता हूं कि जो आई फैक्टर है इसको थोड़ा सा आप इस तरह समझो कि अगर आई फैक्टर 1 है, अगर आई फैक्टर 1 है तो इसका मतलब है हम बात किसकी कर रहे हैं? ना डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल सी बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आई फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आई फैक्टर इंक्रीज है, यानी ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है यहां पे आइंस की बात हो रही है, आइंस मौजूद है। क्या मौजूद है? आइंस मौजूद है। अब आई फैक्टर अगर 1 से ग्रेटर हो, अब यहां पे 1 से ये ग्रेटर है, अब ये 1 से कम है, तो स्टूडेंट यहां तक आप सीखे। यहां के बाद मैं एक जुमला लेकर आऊं, अगर सॉल्यूशन में मैंने सोडियम क्लोराइड डाला और वो सोडियम क्लोराइड प्लस इंटू नेगेटिव में 2 आइंस में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पे डिसोसिएशन हो गया, 1 मोल का डिसोसिएट हुआ किसमें? यानी 2 मोल में डिसोसिएट हुआ। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि डेल Kb इज इक्वल टू ये Kb मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाई वन होप फैक्टर। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि सर यहां पर ये जो 1 मोल था 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, 1 होप फैक्टर 2 आ गया, अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसका 1 होप फैक्टर बताओ कितने फैक्टर्स हैं, तो 2।
2 आइंस में डिसोसिएट हो रहा है। तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी की जो भी वैल्यू है उसको पुट करो, मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी की जो भी वैल्यू है पुट करो, मल्टीप्लाइड बाई 2। स्टूडेंट चेक करें, 2 के साथ डबल हो रहा है, यानी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट आ रहा है। मेरे पास 4 मॉलिक्यूल है, एक NaCl है, बी हमारे पास यूरिया है, सी हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, तो डी हमारे पास AlCl3 है। स्टूडेंट चेक करें, मुझसे कहे कि विच वन हैज ग्रेटर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी तीनों की 1 मोलर सोल्यूशन है। चलो सोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है और ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है। मुझे कहे कि सर बताइए इनमें से किस सोल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखिए NaCl को तो मैंने मल्टीप्लाई किया किस फैक्टर से, 2 से मल्टीप्लाई किया। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड स्टूडेंट जो है ये AlCl3 को अगर हम डाल दे तो ये एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोराइड आयन में वो होता है, डिसोसिएट होता है। तो टोटल आयन कितने बनी, 4 आयन बन गए। ये 2 की जगह 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हुआ, ज्यादा हुआ। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर NaCl यानी AlCl3 ना होता तो NaCl को मैं डैश करता, लेकिन AlCl3 के आने के बाद जो एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट का वो किसका ज्यादा हो गया, वो AlCl3 का हो गया। स्टूडेंट बाकी मैंने ये भी बताया है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आता है, 1 मोलर का, 1 2 मोलर का, 3 मोलर का, क्योंकि चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मैंने मोलैलिटी 1 ली है। अगर मोलैलिटी के लिहाज से आप सॉल्यूशन को ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ज्यादा लेते हैं और ज्यादा, यानी ये जो कंसंट्रेशन है ये परसेंटेज में भी कभी दिया होगा कि 2% सॉल्यूशन है, 3% सॉल्यूशन है, 4% सॉल्यूशन है, 5% सॉल्यूशन है। बताओ इनमें से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो 5% सॉल्यूशन का। यानी परसेंटेज में भी दे सकता है, मोलैलिटी में भी दे सकता है, मोल फ्रैक्शन में भी स्टूडेंट दे सकता है। तो लेकिन इस तरह चाल भी चला सकता है कि इस तरह चाल आपके साथ चलाए कि चलो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, सारी मोलैलिटी सेम है, लेकिन ये आपसे कहते कि वान होप फैक्टर का आपको पता हो कि वान होप फैक्टर में एल्यूमिनियम और क्लोराइड 3 आयन है और 4 आयन है, और 4 आयन्स हो तो फिर आई फैक्टर को हमने 4 से, इस इक्वेशन को हमने 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनके साथ इनकी एलिवेशन में और इंक्रीजमेंट आएगा। तो वान होप फैक्टर को इतना टच स्टूडेंट ना दो क्योंकि ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट फोकस करें ऑस्मोटिक प्रेशर पे और इनके साथ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस पे, इन पे फोकस करें, ये सीखे। बाकी स्टूडेंट जो भी मसला हो इंशाल्लाह आप कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस चैप्टर। थैंक यू।